चलें जी, सीधा आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज की इस वजाहती निशिस्त में हम एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग के बाब 25 पर तफसीली बात करने वाले हैं। हम खास तौर पर बैंक की लाइबिलिटी साइड यानी वाजबात के इस्लामी मुतबादिल को समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह शरिया उसूलों के मुताबिक मुशारका को इस्तेमाल करके हम अपनी मुल्की मईशत और बरामदात को सूद की लानत से पाक फाइनेंसिंग फराहम कर सकते हैं। आज हम जिन अहम चीज़ों को कवर करेंगे उनमें रिवायती फिनेंसिंग का बुनियादी मसला, इसका इस्लामी मुतबादिल, मुशारका और असासों का पूल, मुनाफे की मुनसिफाना तकसीम के लिए वेटेजेस का इस्तेमाल और आखिर में रिस्क मैनेजमेंट का तरीकाकार शामिल है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिवायती फाइनेंसिंग की उस खामी की जिसने हमें मुतबादिल की तरफ जाने पर मजबूर किया। अब अगर आप रिवायती निज़ाम को देखें तो ये बिल्कुल सीधा सा लेकिन सूद पर मबनी एक चक्कर है। स्टेट बैंक आम बैंकों को सूद पर कर्ज देता है और वो बैंक आगे एक्सपोर्टर से सूद वसूल करते हैं। उसके बिल्कुल बरक्स इस्लामी मुतबादिल में स्टेट बैंक और इस्लामी बैंक का रिश्ता महज कर्ज और सूद का नहीं बल्कि मुशारिका यानी नफ़ा और नुकसान की हकीकी शराकतदारी का होता है। कितना बड़ा और बुनियादी फ़र्क है ना। देखिए, रिवायती बैंकारी में बैंक सिर्फ एक मिडल मैन या दरमियानी किरदार अदा कर रहा है। इसकी लायबिलिटी साइड ये है कि वो स्टेट बैंक से पैसा उठाता है, अपनी जिम्मेदारी या लायबिलिटी बढ़ाता है और आगे एक्सपोर्टर्स को दे देता है। ये पूरी की पूरी इमारत खालिस्तन रिबा यानी सूद पर खड़ी है और हमें अच्छी तरह मालूम है कि मौशियत में हकीकी बरकत लाने और उसे इस्लामी उसूलों पर उस्तवार करने के लिए इस सूदी मॉडल का एक मुस्तहकम शरिया कंप्लायंट हल निकालना किस कदर ज़रूरी था। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है और इस्लामी बैंक स्टेट बैंक के फंड्स को सूद के बगैर कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइए इस इस्लामी मुतबादिल को समझते हैं। ये मैकेनिज्म वाकई बहुत दिलचस्प है। होता कुछ यूँ है कि इस्लामिक बैंक सबसे पहले शरिया के मुताबिक असासों का एक पूल या फंड बनाता है। फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इस मखसूस पूल में बाकायदा सरमायाकारी करके शिराकतदार बन जाता है। उसके बाद बैंक इसी पूल से एक्सपोर्टर्स को फाइनेंसिंग फराहम करता है और आखिर में जो हलाल मुनाफा आता है वो स्टेट बैंक और इस्लामिक बैंक के दरमियान तयशुदा उसूलों पर तकसीम हो जाता है, यानी बगैर किसी फिक्स्ड सूद के एक हकीकी मुआशी सरगर्मी। तो हम इस मॉडल के असल इंजन की तरफ आते हैं, यानी मुशारका और असासों का पूल। ये कैसे बनता है और इसमें क्या शामिल होता है? आप इस पूल को एक ऐसा रिजर्वायर समझें जहां मुख्तलिफ इस्लामी सरमायाकारी के तरीके एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें मुराबाहा शामिल है, अजारा यानी लीजिंग भी है, ज़राअत के लिए सलम और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तिस्ना के तरीके भी मौजूद हैं। जब इन सब को मिलाया जाता है तो एक ऐसा ताकतवर पूल बनता है जो मुआशरत में असल यानी फ़िज़िकल पैदावारी सरगर्मियों की नुमाइंदगी करता है। ये कोई हवाई या कागजी फाइनेंसिंग हरगिज़ नहीं है। अब यहाँ से हम अपने अगले हिस्से यानी मुनाफे की तकसीम और वेटेजेस पर चलते हैं, जो कि इस पूरे निज़ाम का एक इंतहाई अहम जुज़ है। ज़ाहिर है जहन में फ़ौरन ये सवाल आता है कि जब मुनाफा फिक्स्ड नहीं है, रिवायती सूद की तरह कोई तयशुदा शरह नहीं है, तो फिर ये मुनाफा तकसीम कैसे होगा? यहाँ एंट्री होती है वेटेजेस की। वेटेजेस दरअसल मुनाफे की तकसीम की वो तनासब या वज़न है जो स्टेट बैंक और इस्लामी बैंक शराकतदारी के वक्त शुरू में ही तय कर लेते हैं। चूंकि मुनाफे की रकम पहले से मालूम नहीं होती, इसलिए ये तनासब तय किए जाते हैं ताकि जब भी पूल से कमाई हो तो मुश्तरका आमदनी से दोनों को उनकी सरमायाकारी पर बिल्कुल मुनसिफाना मुनाफा मिल सके। ये वो ख़ास चीज़ है जो इस पूरे अमल को सूद से पाक और हलाल बनाती है। और आखिर में हम बात करेंगे इस स्ट्रक्चर के एक इंतहाई अहम पहलू की, जो कि रिस्क और मुनाफे की मैनेजमेंट है। अब चूंकि ये मुशारिका है तो जहां नफ़ा है वहां रिस्क भी है, तो बैंक इसे कैसे मैनेज करता है? इसका जवाब बैंक के इस बेहतरीन स्ट्रेटेजिक मिक्स में छुपा है। मुराबाहा, इजारा, सलिम और इस्तिस्ना, इन सब असासों में प्योर इक्विटी के मुकाबले में रिस्क निस्बतन कम होता है। इन तजारती और लीज पर मबनी असासों को पूल में शामिल करने का असल मकसद ही ये है कि मुनाफे में यकदम बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए और स्टेट बैंक का जो सरमाया लगा है उस पर एक माकूल, महफूज और मुस्तहकम रिटर्न मिलता रहे। इस बात को अगर हम बुनियादी माखज़ के अल्फाज में भी देखें तो ये वाज़ेह होता है कि मुनासिब और कम उतार चढ़ाव वाले मुनाफे की शरह के लिए पूल में ऐसे असासे होने चाहिए जिनका रिस्क कम हो।
اثاثوں کا یہ محتاط انتخاب بڑی خوبصورتی سے ثابت کرتا ہے کہ ایک اسلامی بینک کس طرح شریعت کی پابندی کرتے ہوئے بالکل اسی طرح کا معاشی استحکام دے سکتا ہے جو کہ ملکی معیشت کے لیے درکار ہے۔ یہ صرف ایک تھیوری نہیں بلکہ مارکیٹ کے رسک کو مینج کرنے کا ایک عملی اور شفاف نظام ہے۔ تو اس ساری گفتگو کے بعد ایک بہت بڑا اور زبردست سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم ایکسپورٹ فنانسنگ کی اس لائبلٹی سائٹ کو مشارکہ پول اور ویٹیجز کے ذریعے کامیابی سے شریعہ کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں تو کیا یہ منافع اور نقصان کی تقسیم کا ماڈل کل کو قومی اور بین الاقوامی سطح پر موجود سود پر مبنی قرضوں کے پورے نظام کو مکمل طور پر تبدیل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یقیناً یہ شریعہ کمپلائنٹ نظام مستقبل کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے۔ ذرا سوچیے گا اس پر۔ آج کی اس وضاحتی نشست میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔